इनकम टैक्स का नाम सुनते ही दोस्तों सभी के मन में एक ही विचार आता है कि काश इनकम टैक्स का रेट थोड़ा कम हो जाए, काश मुझे कोई डिडक्शन कहीं से मिल जाए, काश में कोई एग्जाम्पशन मिल जाए मुझे, जिससे कि मेरी टैक्स आउटगो कम हो जाए, मुझे इनकम टैक्स कम से कम देना पड़े, मेरी टैक्सेबल इनकम में थोड़ा सा रिडक्शन हो जाए, जिससे कि कम से कम टैक्स देना पड़े। मेरा नाम है अमित फ्रेंड्स और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल में। हम आज इसी सब डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे जो आपको अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने में और टैक्स आउटगो को कम करने में हेल्प करेगा। आज मैं आपको बताऊंगा सारे सेक्शन 80 के डिडक्शंस को, जो 80C से लेके 80U तक शुरू होता है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, जिससे कि आप सारे डिडक्शंस को समझ पाएं और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आप अप्लाई करें और अपने टैक्स को कम कर पाएं। दोस्तों सेक्शन 80C जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का डिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। अब ये 1.5 लाख की डिडक्शन या तो आप किसी एक ही स्कीम में ले सकते हैं, या 80C में बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके अंतर्गत आप पार्ट्स में डिवाइड करके जैसी भी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप डिडक्शन ले सकते हैं। चूंकि सेक्शन 80C काफी बड़ा है इसीलिए मैंने इसको सेपरेट एक सेक्शन में रखा है, और बाकी दूसरे जो डिडक्शंस हैं 80s के उसको मैंने दूसरे पार्ट्स में रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेक्शन 80C से। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है जैसा मैंने बताया, लेकिन इसको ले कौन कौन सकता है इस डिडक्शन को, इस डिडक्शन का फायदा कौन कौन उठा सकता है? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाई जाती है टैक्स सेविंग के पर्पज से, जिसमें फैमिली मेंबर्स अपने एसेट्स को पूल करके एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म करते हैं और इनकम टैक्स के पास रजिस्टर करते हैं। हालांकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इनकम टैक्स रिटर्न सेपरेटली जाता है, लेकिन HUF के फॉर्म में भी 80C का डिडक्शन मिलता है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों इंडियन रेजिडेंट्स और NRI, ये दोनों भी 80C के रिडक्शंस के लिए एलिजिबल है और ये इसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरा, कौन इन एलिजिबल है, किसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस लिस्ट में आती है कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडीज या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म ऑफ बॉडी, जिसको ये 80C का डिडक्शन नहीं मिलता है क्योंकि उनके लिए दूसरे क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर 80C का डिडक्शन आप ले रहे हैं तो ये सलाह रहेगी कि आप इनकम टैक्स फाइलिंग का जो ड्यू डेट होता है, जो जनरली 31 जुलाई हर साल होता है, उसके अंदर फाइल करें। लेकिन अगर ये डेट गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया है तो ये डेट उसके अकॉर्डिंगली, मान लीजिए 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर कर दिया है या दिसंबर कर दिया है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। उसके अंदर भी अगर आप रिटर्न फाइल करें तो 80C का डिडक्शन आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं। हमने एलिजिबिलिटी की बात की, अब हम बात करते हैं कि 80C में ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। जैसा कि मैंने बताया, आप किसी एक ही ऑप्शन में सारे 1.5 लाख को इन्वेस्ट करके 80C का डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपके पास उस 10 एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे उन ऑप्शंस को लिस्ट किया है आपके लिए। हम इन ऑप्शंस के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे डिटेल में, इनके बारे में डिटेल में कि किसको इन्वेस्ट करना होगा, कितना और कितना डिडक्शन मिलेगा आपको, क्या डेट होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, उन सब के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन चलिए मैं एक बार आपके लिए यहाँ पर लिस्ट डाउन करके जो रखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ। पहला जो सबसे पॉपुलर है 80C का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो है LIC प्रीमियम पेमेंट। फिर आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसके बाद आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो सैलरीड पीपल के लिए होती है। चौथा है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS। पांचवें नंबर पे है दोस्तों यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे यूलिप क्या होती है और इसमें कैसे आपको रिडक्शन मिलेगा। फिर आता है टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, इसकी भी कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको पूरा करने पर ही डिडक्शन मिलेगा। फिर आता है होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवेलेबल ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपने होम लोन लिया है, तो होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट भी इस 80C के क्राइटेरिया में फॉलो होता है। फिर आता है सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, कुछ सालों पहले लाई गई है, इसको 80C में इंक्लूड किया गया है। फिर आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो अबव 65 ईयर्स एज के सिटीजन्स है, टैक्स पेयर्स है, ये उनके लिए है। फिर लास्ट में है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो कैसे आपको डिडक्शन मिलना चाहिए, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दोस्तों अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस बाई करते हैं खुद के लिए, खुद की स्पाउस के लिए या खुद के बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, तो इन तीनों के केस में आप इनका जो प्रीमियम का पेमेंट है उसको 80C में एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपने प्रीमियम पेमेंट किया है अपने पेरेंट्स के लिए या पेरेंट्स इन लॉज के लिए, तब ये एलिजिबिलिटी नहीं है। सो ये सिर्फ आपके लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पॉलिसी है, मान लीजिए आपकी एक है, बच्चों की एक है और वाइफ की एक है, तो आपको टोटल डिडक्शन ऐड अप करके जो होगा वो 1.5 लाख तक ही मिलेगा, भले ही आपका प्रीमियम ज़्यादा पेमेंट हो रहा हो, क्योंकि 80C की लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए की है। दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है फ्रेंड्स 80C का, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में मैं थोड़ा आपको हाईलाइट दे दूं, ये बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, जो इसको इंटरेस्ट मिलता है आपको हर साल वो भी एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स में, और जो मैच्योरिटी लमसम अमाउंट मिलता है वो भी आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये एग्जेम्प्ट 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 की कैटेगरी में आती है इनकम टैक्स में। इसका मतलब इसकी तीनों चीजें एग्जेम्प्ट है, इसीलिए इसको आप इन्वेस्ट अगर करते हैं तो ऑल अराउंड फाइनेंशियल एडवांटेज आपको मिलता है, चारों तरफ से आपको फायदा ही फायदा है। इसमें आपको मिनिमम 500 रुपए जमा करने होते हैं अपने अकाउंट में, और मैक्सिमम इसकी लिमिट है 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको डिडक्शन कितना मिलेगा दोस्तों? डिडक्शन आपको जितना आप इन्वेस्ट किए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उतना ही डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया मैक्सिमम जो सीलिंग है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए की है, तो 1.5 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तीसरी एक पॉपुलर ऑप्शन जो 80C की है वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल है दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, कहीं जॉब करता है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए एक होता है एम्प्लॉय पोर्शन, एक होता है एम्प्लॉयर पोर्शन। सो दोनों को कुछ ना कुछ सैलरी का पार्ट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ईपीएफ में। सो जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होता है ईपीएफ में वो 80C में एज ए डिडक्शन अवेलेबल है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फ्रेंड्स, ईएलएसएस के नाम से इसको हम जानते हैं पॉपुलरली। ईएलएसएस एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको फिक्स डिपॉजिट्स या रेकरिंग डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि ईएलएसएस में जो फंड मैनेजर्स होते हैं उसमें आपके इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन, एक परसेंटेज जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, उनको ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने लायक बात यह है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा हाई रिस्की होता है अगर आप कंपेयर करें फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट के मुकाबले। ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने की कोई अमाउंट पे लिमिट नहीं है, आप कितना भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 80C में आपको मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख की है, सो डिडक्शन आपको 1.5 लाख रुपए तक ही मिलेगा। अगला ऑप्शन दोस्तों जो आपके लिए अवेलेबल है 80C में वो है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसको हम पॉपुलरली यूलिप के नाम से जानते हैं। आपने कहीं ना कहीं यूलिप वर्ड्स जरूर सुना होगा। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान का फायदा एक दोस्तों ये है कि ये आपको लाइफ कवर देता ही देता है, साथ में आपको इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिलता है। जनरली हमने देखा है नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में आपको सिर्फ इंश्योरेंस कवर मिलता है, लाइफ कवर मिलता है, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में आपको दोनों का फायदा मिलता है। अब आपको इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन आपको इसमें मिलेगा लोअर ऑफ 10% ऑफ सम अस्योर्ड और द एनुअल प्रीमियम। इसमें जो कम होगा वो आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल लूं, सपोज आपने एक यूलिप प्लान लिया है 20 लाख की मैच्योरिटी का, सो उसका 10% अगर हम देखेंगे तो 2 लाख आता है। लेकिन अगर उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं 30,000 मान लीजिए, सो आपको डिडक्शन 80C में मिलेगा 30,000 का, आप 2 लाख का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, ऐसा क्राइटेरिया सेट किया गया है भाई इसमें। सो यूलिप की एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको इसमें अपना इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, सेविंग्स को आप बढ़ा सकते हैं एज कंपेयर टू दूसरे डिपॉजिट्स जो बैंक डिपॉजिट्स वगैरह है, क्योंकि इसमें आपको मार्केट लिंक फंड के ऑप्शन रहते हैं। जैसा मैंने बताया, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी मार्केट में भी किए जाते हैं फंड मैनेजर्स के द्वारा, जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। अब हम फिक्स डिपॉजिट के बारे में तो जानते हैं कि बैंक में हम जाके फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट क्या है? टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट उसको बोलते हैं जो आप मिनिमम 5 इयर्स के लिए करते हैं। जी हाँ, 5 साल के लिए आपको वो डिपॉजिट बैंक में रखना पड़ता है। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसके ऊपर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट लिखा है, तो आप उसको 80C में एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि मान लीजिए आपने आज डिडक्शन क्लेम किया करंट फाइनेंशियल ईयर में, 5 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट को इन्वेस्ट किया है।
अगर आप उसको 2 साल के बाद उस फिक्स डिपॉजिट को अगर रिडीम कर लेते हैं, उसको बैंक से आप पैसे निकाल लेते हैं, तो जिस ईयर में आप उस फिक्स डिपॉजिट को रिडीम करेंगे उस ईयर में आपको वो जितना भी आपका मैच्योरिटी मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा दोस्तों, और वो आपको इनकम में टैक्स करके टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें, अगर आप टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल के लिए करें और 5 साल से पहले ना निकालें। अगर आप निकालेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है और आप बैंक को उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख तक आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। मीनिंग क्या है इसका कि अगर आपका हाउसिंग लोन का रीपेमेंट जा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट का, मान लीजिए 3 लाख आप साल का पे कर रहे हैं, लेकिन एटीसी में आपको 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा। अगली बहुत ही पॉपुलर योजना है दोस्तों जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये कुछ सालों पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली गर्ल चाइल्ड्स के एजुकेशन और डेवलपमेंट और मैरिज पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लाई गई है। अगर गर्ल चाइल्ड के लिए अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो एटीसी में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट ओपन करते वक्त गर्ल चाइल्ड की एज 10 ईयर एंड बिलो होनी चाहिए, तभी आपको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। दूसरी क्राइटेरिया ये है कि आपको मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड्स तक इस योजना का लाभ मिलेगा। 2 गर्ल चाइल्ड्स तक ही आपको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। उससे ज्यादा अगर आप गर्ल चाइल्ड का लिए सुकन्या समृद्धि योजना ओपन कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगला बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जैसा कि इसका नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 60 इयर्स एंड अबव एज के टैक्स पेयर्स के लिए है, मींस सीनियर सिटीजन के लिए है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी टैक्स पेयर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ है एट द एज ऑफ 55 ईयर्स में ही अगर किसी ने वीआरएस लिया हुआ है तो वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करके उसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आपके लिए लिमिट नहीं है, कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिडक्शन जैसा कि एटीसी में 1.5 लाख ही है, डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक ही मिलेगा। 10th ऑप्शन जो एटीसी में अवेलेबल है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम एनएससी बोलते हैं शॉर्ट में, और ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है। अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपको एटीसी में डिडक्शंस के रूप में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप इंटरेस्ट अक्रू करते हैं हर साल, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी आप एटीसी में एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और अपने इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। दोस्तों हमने अभी तक बात किया सेक्शन 80C के बारे में और उसके अवेलेबल 10 ऑप्शंस के बारे में। उसके अंदर में 10 ऑप्शंस के बारे में हमने बात किया जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। अब हम आते हैं अपने वीडियो के दूसरे सेक्शन में जिसमें हम सेक्शन 80 के दूसरे सब सेक्शंस के बारे में बात करेंगे और किसमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कितना डिडक्शन मिलेगा। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला जो सेक्शन है, मैंने यहाँ पे इसको कोट किया हुआ है, सेक्शन 80CCC। दोस्तों सेक्शन 80CCC आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन देता है फॉर कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड्स। अगर आप अपने फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए अगर आप किसी स्पेसिफाइड पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 80CC के तहत आप डिडक्शन ले सकते हैं, और ये आपको रेसिडेंट इंडियंस और नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों के लिए ये डिडक्शन अवेलेबल है और ये आपको 80C के टोटल डिडक्शन के साथ क्लब करके ही मिलेगा। इसका मतलब है ये भी 80C का ही पार्ट है, लेकिन ये एक एडिशनल ऑप्शन है आपके लिए। अगला सब सेक्शन है दोस्तों 80CCD1। 80CCD1 आपको डिडक्शन देता है कंट्रीब्यूशन करने पे एनपीएस फंड में, नेशनल पेंशन स्कीम में। ये भी एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर हैं या सैलरीड टैक्स पेयर हैं, दोनों के लिए ये डिडक्शन अवेलेबल है। और ये डिडक्शन आपको अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में, किसी भी पेंशन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या अटल पेंशन योजना जो कि एक सरकार की योजना है, अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए तो भी आपको ये डिडक्शन मिलेगा। और ये डिडक्शन आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ये सभी के लिए है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। और इसमें इन्वेस्ट करने की आपकी एज कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये एज आपकी होनी चाहिए 18 साल से लेकर 60 साल के अंदर। इसका मतलब है आप 18 से ऊपर हो और 60 साल के अंदर के एज में अगर आप फॉल करते हैं तब आप ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। अगर उसके बाद 60 के बाद या 18 के पहले करेंगे तब आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि कितना डिडक्शन किसको मिलेगा। पहले हम बात करते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज की। सैलरीड एम्प्लॉय अपने सैलरी का 10% मैक्सिमम डिडक्शन ले सकता है।
अब सैलरी में यहाँ मेंशन किया हुआ है बेसिक और डियरनेस अलाउंस, बेसिक और डीए का 10%, उससे ज़्यादा आप अगर आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं उससे ज़्यादा का डिडक्शन आपको टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कंसल्टेंसी कर रहा है, एडवाइजरी सर्विस कर रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम अवेलेबल डिडक्शन जो है उससे ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी उसकी साल की टोटल इनकम है, इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से उसका 20% वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है एटीसी के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात एक और है कि मैक्सिमम जो डिडक्शन है ATCCD1 वो क्लब हो जाएगी आपके एटीसी के साथ और 1.5 लाख के क्राइटेरिया में फॉल करेगी। ये सेक्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन ATCCD2। ये आपको एडिशनल इनकम टैक्स का डिडक्शन दिलवाता है अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो। अब ये एप्लीकेबल किसके किसके लिए है, एलिजिबल कौन कौन है? सैलरीड एम्प्लॉयज इसके लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज हैं और आप अपने एम्प्लॉयर से बोलते हैं कि वो आपके बिहाफ में नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करे तो आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें डिडक्शंस की लिमिट क्या है? डिडक्शंस की यहाँ दो लिमिट तय की गई है दोस्तों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, एक प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो डिडक्शन की लिमिट है वो है लोअर ऑफ कंट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी। सो यहाँ पे दो चीजें हैं, सैलरी का 14%, ये बेसिक सैलरी का 14% है, और लोअर ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसमें जो लोअर अमाउंट होगा वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और वही प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए है लोअर ऑफ 10% ऑफ सैलरी और द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। सो आप यहाँ पे देखें कि ये आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है ATCCD1 के अलावा। सो आपने ATCCD1 में 1.5 लाख का क्लेम किया है और ATCCD2 में 50,000 का और क्लेम कर सकते हैं। सो आप अपनी जो रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और अपने टैक्स लायबिलिटी को और भी कम कर सकते हैं। एनपीएस के ऊपर में मेरे दो वीडियो ऑलरेडी हैं, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं कि हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट, और एनपीएस अकाउंट में आपको क्या क्या क्लेम कैसे कर सकते हैं, कब डिडक्शन आपको मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, एनपीएस की इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ वहां पर मेंशन किया हुआ है, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगला सेक्शन है ATGG, जो आपको हाउस रेंट पेमेंट के ऊपर में डिडक्शन देता है। सो यहाँ पे आप सोचेंगे एचआरए हाउस रेंट अलाउंस तो एक ऑलरेडी है, तो ये सेक्शन क्यों? एचआरए दोस्तों उन लोगों के लिए है जो सर्विस में है, यहाँ जॉब करते हैं, उनको एम्प्लॉयर से आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, या अपना कुछ कंसल्टेंसी सर्विस कर रहे हैं, उनको एचआरए नहीं मिलता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, या अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से एचआरए लेना भूल गए हैं तब भी आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। तो इस सेक्शन की कुछ कंडीशंस है जिसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन, जैसे हमने बताया कि ये सेक्शन आपको तभी एप्लीकेबल है जब ने हाउस रेंट अलाउंस नहीं लिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, अगर आप जहां पे जॉब कर रहे हैं, आपके नाम पे, आपके स्पाउस के नाम पे या आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए एट द प्लेस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आपका ऑफिस है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जो टैक्स पेयर है, सपोज आप टैक्स पेयर हैं, तो आपकी कहीं भी दूसरी जगह पे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आप रेंट पे अगर किसी को दिए हैं वो दूसरी बात है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी आपकी नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है दोस्तों, आपको रेंट पे रहना है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तभी आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन डील ही करता है रेंट पेमेंट से रिलेटेड। और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्राइटेरिया है कि दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स। ये डिडक्शन सभी इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी फील्ड में वो जॉब कर रहे हो। सो डिडक्शन तो आपको मिलेगा, लेकिन डिडक्शन का अमाउंट क्या होगा, क्या क्राइटेरिया है उसका, कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80GG में, हम यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे तीन चीजें हैं। डिडक्शन इज अवेलेबल लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो ये तीन ABC पॉइंट नीचे दिए गए हैं, इसमें से जो सबसे कम होगा वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो पहला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आपने रेंट पे किया है मान लीजिए 10,000 महीने का, और आपका एडजस्टेड टोटल इनकम आ रहा है मान लीजिए 5 लाख,
सो 5 लाख का 10%, 50,000 वो हुआ, और रेंट पेड आपने किया 10,000 इंटू 12, 1,20,000। सो 1,20,000 माइनस 50,000, 70,000 यहाँ पे आपका ये आता है पॉइंट ए के हिसाब से पेमेंट, अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो। दूसरा है 5,000 रुपीज पर मंथ, ये आपका साल का आ गया 60,000 रुपए। ओके। और तीसरा है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सो एडजस्टेड टोटल इनकम जैसे हमने देखा था 5 लाख था, उसका 25% जो आता है 1,25,000 रुपए। सो इसमें लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग है 60,000 रुपए पॉइंट बी के हिसाब से। सो आपको इन तीनों के अनुसार 60,000 रुपए डिडक्शन क्लेम करने की अनुमति है। अब यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है दोस्तों? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग द ग्रॉस टोटल इनकम फॉर सर्टेन डिडक्शंस, कुछ डिडक्शंस के बाद, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम के बाद, लाइक डिविडेंड या एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ऐड करने के बाद, या अगर कोई और भी दूसरा इनकम है नॉन रेजिडेंशियल या फॉरेन कंपनी से कहीं पे भी आपको आ रहा है, सभी इनकम को ऐड करने के बाद और एग्जेम्प्ट इनकम को डिडक्ट करने के बाद और डिडक्शंस को निकालने के बाद जो इनकम अराइव होगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम बोला जाएगा। सो ये कैलकुलेशन है सेक्शन 80GG का। अगला डिडक्शन है फ्रेंड्स 80TTA। 80TTA वो सेक्शन है जो हमको इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट पे डिडक्शन दिलाता है। सो ये एप्लीकेबल किसके किसके लिए है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है, पहले उसके बारे में बात करें। सो इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल और HUF है तो ये दो लोगों को ही है। ये NRI अगर आप हैं तब भी आपको मिलेगा, बट इंडिविजुअल और HUF की कैटेगरी के लोगों को ही ये डिडक्शन अवेलेबल है। और इसमें एक मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है फ्रेंड्स जो है 10,000 रुपीज की। सो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 10,000 रुपीज तक का अगर आपका इंटरेस्ट आता है सो आपको एग्जेम्प्ट इनकम में वो आ जाएगा और इस पे टैक्स नहीं लगेगा। सो इस तरह से आप 30% के ब्रैकेट में अगर फॉल कर रहे हैं तो 10,000 का 30% अगर आप देखें तो 3,000 यहाँ पे बच रहा है आपका। और ये आपकी सेविंग्स अकाउंट या तो आप किसी बैंक में ओपन करा सकते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी में या पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी ओपन कराए आप, ये डिडक्शन आपको मिलेगा। और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं तो किस हेड में इस इनकम को दिखाएंगे वो भी मैं आपको बता दूं। आप इसको दिखाएं अदर इनकम में। सो अदर इनकम में आप इसको अपने रिटर्न में दिखाएं, ये ऑटोमेटिकली आपको एग्जेम्प्ट इनकम में क्लब कर लेगा और आपको टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा 10,000 के ऊपर। लेकिन अगर 10,000 के ज्यादा आपका इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये सेक्शन जैसे बताता है कि सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के ऊपर में डिडक्शन अवेलेबल है, तो ये फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो इसमें नहीं आता है। अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट चला रहे हैं वो भी इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। और या कोई दूसरा भी इंटरेस्ट आपको मिलता है या कॉर्पोरेट बॉन्ड से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड से या कोई भी दूसरा इंटरेस्ट, तो ये सेक्शन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों अगला डिडक्शन है सेक्शन 80E। 80E आपको मिलेगा अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है हायर स्टडीज के लिए, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और इसमें जो भी आपका लोन का इंटरेस्ट आएगा वो डिडक्शन मिलेगा आपको। अब बताते हैं कि इसकी कुछ क्राइटेरियाज है, इसके कुछ कंडीशंस है, वो क्या है। सो ये आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हायर स्टडीज के लिए ये लोन मिलता है, अगर कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स है उसके लिए मिलेगा, चाहे MBA हो या दूसरी कोई भी एजुकेशन हो। और ये लोन आप खुद के लिए भी ले सकते हैं या स्पाउस के लिए ले सकते हैं या बच्चों के लिए ले सकते हैं, या आप किसी के भी अगर लीगल गार्जियन है उसके लिए भी ये लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, ये लोन आपको मिल जाएगा। अब 80E का जो डिडक्शन का जो पेमेंट का लिमिट है ये 8 साल तक का होता है। ये 8 साल तब शुरू होता है जब जिसके नाम से आपने लोन लिया है उनकी या तो नौकरी लग जाती है या उन एग्जाम पास कर लेते हैं। सो ये दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन जो पहले फुलफिल हो जाएगी वहां से आप लोन का रीपेमेंट करना शुरू कर देंगे। और जब आप लोन का रीपेमेंट करना शुरू करेंगे आपको मैक्सिमम 8 साल मिलेगा लोन पे करने के लिए, या उसके पहले भी अगर आप पे कर दें। सो इन दोनों में मिनिमम जो टाइम लगेगा वो इसका लिमिट है, या तो 8 साल या उससे कम में आप पे करें। और इसमें जो अमाउंट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ भी नहीं है, आप लोन कितने भी अमाउंट का ले सकते हैं इसमें हायर स्टडीज के लिए। अगला सेक्शन है दोस्तों 80EE। 80EE वो सेक्शन है जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एडिशनल इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन देता है। अगर आप अपनी पहली हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो ये आपको जो 50,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन इस सेक्शन में आपको मिलेगा।
तो इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ कंडीशंस है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला और इम्पोर्टेंट सबसे जो क्राइटेरिया है वो है कि ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर ही लागू होता है। अगर आप एचयूएफ है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कंपनी है या कोई भी दूसरे काइंड ऑफ टैक्स पेयर है तो आप ये रिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है अमाउंट की लिमिट को लेके। 80EE में जो लिमिट है वो है 50,000 रुपए की। यहाँ अगर आप देखें 50,000 रुपीज का डिडक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन ये डिडक्शन है ओवर एंड अबव ₹2 लाख अंडर सेक्शन 24। थोड़ा मैं आपको सेक्शन 24 के बारे में बताऊं। ये सेक्शन आपको हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए गए लोन के ऊपर में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर में आपको डिडक्शन देता है। लेकिन मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है पूरे साल में, तो आप 24 के अंदर में 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और 50,000 रुपए 80EE के अंदर क्लेम कर सकते हैं। ये फायदा है इस सेक्शन का। पहले आप सिर्फ सेक्शन 24 में ही क्लेम कर सकते थे, लेकिन आप 50,000 रुपए ज्यादा क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो। तीसरा कंडीशन जो है दोस्तों कि वो है कि आपके नाम पे कोई भी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी पहले से ही नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हो रहा है उस दिन आपके नाम पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस 50,000 का फायदा उठा सकते हैं और ये 50,000 आप हर साल क्लेम कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टैक्स पेयर। अब इस क्राइटेरिया के ऊपर आते हैं जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जो आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए, ये पहली क्राइटेरिया है। दूसरी है कि अगर आप जो लोन ले रहे हैं वो 35 लाख से कम का लोन होना चाहिए। 50 लाख या उससे कम की प्रॉपर्टी, 35 लाख और उससे कम का लोन, ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और ये लोन जो ले रहे हैं आप या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक से ले या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी से या कहीं और से लोन ले रहे हैं तो ये रिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और आखिरी जो क्राइटेरिया है कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन होने की डेट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक। तो ये क्राइटेरिया अगर आप मेट करते हैं तो आप 50,000 का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80EE। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रेंड इज 80D। 80D वो सेक्शन है जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम के पेमेंट के ऊपर में डिडक्शन देता है। अगर आपने मेडिक्लेम कराया हुआ है और उसका आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप इस डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ लिमिटेशंस है जिसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहली क्राइटेरिया है कि ये डिडक्शन मिलता है सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को। अगर कोई और भी बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप है, उनको ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें बात करते हैं कि डिडक्शंस की अमाउंट क्या है। डिडक्शंस की अमाउंट्स की 3 एग्जांपल हम लेंगे। पहला है अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। सो हस्बैंड वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर आप प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन आप ले सकते हैं 25,000 रुपए का, 25,000। और अगर आपके पेरेंट्स 60 इयर्स एंड बिलो है तो अगर आप उनके लिए भी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 25,000 का और आप क्लेम कर सकते हैं। सो 25 प्लस 25 आप 50 क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे क्राइटेरिया की तरफ। अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 एंड अबव है, अगर 60 अबव है तो वो आपका डिडक्शन जो हो जाता है वो आ जाता है 50,000 रुपए का। सो जो पहले 25,000 था बिलो 60 में वो हो गया 50,000 अबव 60 में। सो 50 प्लस 25 या 75,000 आप क्लेम कर सकते हैं या 50,000 क्लेम कर सकते हैं। आप जो भी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं आप कैलकुलेट करके उसका डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट दी हुई है अगर टैक्स पेयर और उसके पेरेंट्स दोनों ही 60 इयर्स के अबव है तो एक मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट दी हुई है वो है 1 लाख रुपए की। 1 लाख से ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं प्रीमियम का डिडक्शन 80D के अंदर में। सो इसको एक हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। सपोज एक इंडिविजुअल है जिनकी एज है 65 इयर्स, जो टैक्स पेयर है इस केस में, और उनके फादर की एज है 90 इयर्स। सो इस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन उनको मिलेगा वो मिलेगा 1 लाख रुपए का। 1 लाख से ज्यादा प्रीमियम का जो डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, 1 लाख तक क्लेम कर पाएंगे। एक एडिशनल डिडक्शन इंक्लूड किया गया फाइनेंशियल ईयर 1560 से। सो वो है 5,000 रुपए का।
ये 5,000 रुपए का वो क्लेम है जो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर में मिलता है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना पड़ता है। ये वो एक्सपेंसेस है जो आप नॉर्मल रूटीन डॉक्टर चेकअप्स के लिए या कुछ टेस्ट के लिए जाते हैं, उसका ये डिडक्शन है। सो ये 80D में एक एडिशनल डिडक्शन है जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन इज 80DD। 80DD डिडक्शन प्रोवाइड करता है डिजेबल डिपेंडेंट के टेक केयर के ऊपर में। अगर कोई भी इंडिविजुअल है और उसके डिजेबल डिपेंडेंट है तो उसके रिहैबिलिटेशन के ऊपर में या उसके ट्रीटमेंट के ऊपर में नर्सिंग ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन या कुछ भी उनके लिए अगर खर्च करते हैं तो उसके ऊपर में डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80DD। अब ये 80DD जो है इसकी जो लिमिट्स है अमाउंट की वो किस तरह से है उसको बताते हैं। सो जहां पे डिजेबिलिटी जो है 40% से ज्यादा और 80% से लेस है, सो वहां पे आप फिक्स डिडक्शन 75,000 का क्लेम कर सकते हैं हर साल। लेकिन जहां पे डिजेबिलिटी सीवियर है 80% से ज्यादा है, वहां पे ये डिडक्शन की लिमिट है 1,25,000 रुपए की। ये लिमिट पहले कम थी लेकिन 15-16 के बाद इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स 80DD। 80DD हमको डिडक्शन प्रोवाइड कराता है मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव्स। सो खुद के लिए या डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं, सो अगर आप इंडिविजुअल है या HUF है बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, तो आपको 40,000 का डिडक्शन मिलता है एक्सपेंसेस के ऊपर में। और अगर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए खर्च करते हैं, सीनियर सिटीजन यहाँ पे मैं बता दूं 60 से 80 साल की उम्र के सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स प्लस। सो इनके लिए अगर आप या इनके बिहाफ में खर्च करते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए, सो आपको ये 1 लाख की डिडक्शन यहाँ पे मिलती है अंडर सेक्शन 80DD। और यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर आपने एक्सपेंडिचर जो किया है और आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ रिम्बर्समेंट दिया है, सो जो रिम्बर्समेंट अमाउंट है इस डिडक्शन के अमाउंट से माइनस कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की खर्च किए हैं और 50,000 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिम्बर्समेंट मिल गई है, सो आप सिर्फ 50,000 ही क्लेम कर सकते हैं, चाहे भले ही वो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ही क्यों ना हो। सो यहाँ पे मतलब ये है कि मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए की है और पहले कंडीशन में मैक्सिमम लिमिट 40,000 रुपए की है। और इसके लिए आपको प्रूफ लगेगा जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब जो भी डॉक्टर ने किया है उसका प्रिस्क्रिप्शन लगेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तभी जाके इस डिडक्शंस का फायदा आप ले सकते हैं। अगला सेक्शन है 80U। 80U दोस्तों फिजिकली डिजेबल टैक्स पेयर्स के लिए है। यहाँ पे उनको कुछ एडिशनल डिडक्शन दिए जा रहे हैं। 80U के अंतर्गत कोई फिजिकली डिजेबल टैक्स पेयर है तो 75,000 रुपीज का एडिशनल डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर डिजेबिलिटी सीवियर है तो 1,25,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। यहाँ पे ब्लाइंडनेस और मेंटल रिटार्डनेस को भी इंक्लूड किया गया है डिजेबिलिटी के अंतर्गत। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर ये डिडक्शन क्लेम कर रहा है कोई, तो मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स 80GGC। 80GGC आपको डिडक्शन प्रोवाइड कराता है अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिया है, डोनेशन दिया है या चंदा दिया है। सो इसके कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ कंडीशंस है जिसको फुलफिल करने के बाद ही इसका आप फायदा उठा पाएंगे। उसमें पहला क्राइटेरिया है कि आपको नॉन कैश पेमेंट करना पड़ेगा। कैश पेमेंट में डिडक्शन अलाउड नहीं है, आपको ऑनलाइन या बैंक पेमेंट करना पड़ेगा तभी ये डिडक्शन मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया है कि आप इंडिविजुअल होने चाहिए या HUF होने चाहिए। सो इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या पार्टनरशिप फर्म है, कंपनीज है, उनको ये डिडक्शन अलाउड नहीं है। और ये पेमेंट आप डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को अकाउंट में भी डाल सकते हैं या इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी पेमेंट कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपको डिडक्शन का फायदा मिलेगा। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स 80RRB। 80RRB उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनके नाम पे कोई पेटेंट रजिस्टर है और उनको रॉयल्टी इनकम अराइव हो रही है उस पेटेंट से। सो यहाँ पे जो क्राइटेरियाज है उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपका जो पेटेंट है, पेटेंट एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 2003 के बाद रजिस्टर होना चाहिए। सो अगर उस पर रॉयल्टी आएगी तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अब वो डिडक्शन की अमाउंट क्या है दोस्तों, वो है लीस्ट ऑफ ₹3 लाख और इनकम रिसीव्ड। मान लीजिए अगर मैं एक उदाहरण लूं, यहाँ पे आपको रॉयल्टी इनकम आ रही है 5 लाख रुपए की
तो सरकार की जो लिमिट है वो है 3 लाख रुपए की सिर्फ। सो 3 लाख आपके टैक्स फ्री हो जाएंगे, 2 लाख के ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। सपोज आपके पास इनकम आ रही है सिर्फ 3 लाख या उससे कम की, तो पूरा से पूरा अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है दोस्तों वो है नेक्स्ट क्राइटेरिया, जो है कि ये इंडिविजुअल होना चाहिए और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। सो अगर नॉन रेसिडेंट इंडियन है, उनको ये पेटेंट का जो डिडक्शन है इसका फायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी फर्निश करना पड़ेगा जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, ड्यूली साइंड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। जहां से भी आपको रॉयल्टी आ रही है वहां से आपको सर्टिफिकेट लेके आपको रिटर्न फाइल करते वक्त ये आपको दिखाना पड़ेगा, अगर आप इस डिडक्शन का फायदा उठा रहे हैं तो। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स 80TTB। 80TTB हमको डिडक्शन देता है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर में। ये सेक्शन 2018 के बजट में न्यूली इंक्लूड किया गया है और ये आपको डिडक्शन देता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन्स। सो अगर सीनियर सिटीजन्स के नाम पे कोई डिपॉजिट है, उसके ऊपर में कोई भी इंटरेस्ट मिलता है अगर, उसका ये डिडक्शन इसके अंतर्गत ले सकते हैं आप। सो इसमें लिमिट जो है वो 50,000 रुपीज की है, मैक्सिमम लिमिट। अगर 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट आता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, और ये एप्लीकेबल है आपका रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। किसी भी डिपॉजिट के ऊपर में इंटरेस्ट 50,000 तक टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आप 80TTB ले रहे हैं तो 80TTA आपको नहीं मिलेगा, जो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर में 10,000 का डिडक्शन देता है आपको, जिसके बारे में हमने पहले के स्लाइड्स में चर्चा किया। सो 80TTB अगर आप ले रहे हैं तो 80TTA नहीं ले सकते हैं। और इसमें जो TDS लिमिट है वो 10,000 से बढ़ा के 50,000 कर दी गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर 50,000 तक का इंटरेस्ट होता है साल में, तो बैंक क्या है आपके इंटरेस्ट के ऊपर में TDS डिडक्ट नहीं करेगा। 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट होने पर ही वो TDS डिडक्ट करेगा। चलिए अब मैं आपको समराइज करके सारा जो सेक्शन 80 का डिडक्शन है उसके बारे में बताता हूं। यहाँ पे मैंने जिस्ट निकाल के दिया है सारे सेक्शंस का, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सो पहला है 80C। 80C में जो मैक्सिमम लिमिट जो हमने बात किया वो है 1.5 लाख रुपए की, लेकिन इसमें ऑप्शंस बहुत है हमारे पास कि किसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। आप वो चूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट और अपने जरूरत के हिसाब से। सो इसमें इन्वेस्टमेंट आप PPF में कर सकते हैं। सो एम्प्लॉय शेयर ऑफ PF कंट्रीब्यूशन, इसमें जो है EPF, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया। पहला वाला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप NSC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का पेमेंट होता है आपका, वो भी 80C में आता है। चिल्ड्रन का ट्यूशन फीस आप स्कूल का अगर पे कर रहे हैं, वो भी 80C में फॉल करता है। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, घर के लिए लोन खरीदे हैं उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट 80C में क्लेम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया वीडियो में पहले। अब यहाँ पे मैं आपको समरी में बताता हूँ। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। डेफर्ड एन्युटी पेमेंट अगर आप कर रहे हैं उसके लिए 5 इयर्स डिपॉजिट स्कीम, ये आपका फिक्स डिपॉजिट है बैंक का। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। अगला है आपका कोई भी अगर दूसरा कोई नोटिफाइड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस डिडक्शन को 80C को इसको भी क्लेम कर सकते हैं। कोई पेंशन फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं 80C में। पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ अगर आप कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और कोई एन्युटी प्लान में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, एन्युटी प्लान होता है रिटायरमेंट प्लान जो आपको एक सर्टेन एज के बाद एक लमसम पेमेंट करता है, फिर उसके बाद रेगुलर इनकम आती है। सो उसका कंट्रीब्यूशन भी आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है अगर आपने किसी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है या उसके डिवेंचर्स में किया है, अगर वो एलिजिबल है तो उसका भी आप डिडक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। और लास्ट है कि आप अगर आप बॉन्ड कोई परचेज कर रहे हैं नाबार्ड के द्वारा जो ऑथराइज किया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, सो इसका भी इन्वेस्टमेंट जो है 80C में फॉल करेगा। सो यहाँ पे 80CCC को अगेन समरी में दिखाया गया है, जिसमें आप LIC में अगर आप एन्युटी पेमेंट कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं।
अगला हम सेक्शन देखें तो 80CCD1, 80CCD1 और 80CCD2 ये दोनों एनपीएस के लिए सेक्शन है दोस्तों। अगर आपने नेशनल पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट फंड ये है, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो 1.5 लाख रुपए पर ईयर आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD1। और अंडर सेक्शन 80CCD2 में अगर आप एम्प्लॉयर के द्वारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन करा रहे हैं तो मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और 80CCD1B जो है ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। अगर कुछ और कंट्रीब्यूशन एडिशनल कर रहे हैं तो 50,000 का और भी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं एनपीएस के अंदर। 80TTA, 80TTA के बारे में हमने बात किया। अगर आपका सेविंग्स बैंक में अकाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक वो टैक्स फ्री है। नेक्स्ट 80TTB, 80TTB जो मैंने बताया सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इसमें 50,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट है ऑन डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट, वो टैक्स फ्री है मैक्सिमम 50,000 अमाउंट तक। 80GG आया नेक्स्ट, जो है रेंट पेमेंट के ऊपर में आपको डिडक्शन अगर आपने एचआरए नहीं लिया हुआ है। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया। ये इसके लीस्ट ऑफ द रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, 5% पर मंथ या 25% ऑफ टोटल इनकम, इन तीनों में सबसे कम अमाउंट होगा वो जो आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है 80E जो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। इसके बारे में हमने बात किया कि 8 साल तक आपको इसको रीपेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर यू गेट अ जॉब, और आप जब भी जो डिग्री के लिए आपने लोन लिया है अगर आपकी वो कंप्लीट हो जाती है तो। 80EE आता है फर्स्ट टाइम होम ओनर्स के लिए। 50,000 का एडिशनल डिडक्शन जो आपको मिलता है सेक्शन 24 के अलावा जो डिडक्शन है वो ये 50,000 देता है। 80CCG जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी राजीव गांधी स्कीम में है। यहाँ पे 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स और 25,000 दोनों में जो भी लोअर होगा उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि सेक्शन 80 का जो बेनिफिट है उसका फायदा सभी को मिल सके। अगर कोई इसके बारे में अवेयर नहीं है तो उसको भी इसकी जानकारी मिल सके और वो इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट सेक्शन 80D है जो है मेडिक्लेम के लिए, अगर आप प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं उसके डिडक्शंस के लिए। ये जैसे मैंने डिस्कस किया पहले 25,000 और 50,000 है, और या 50-50 भी हो सकता है अगर टैक्स पेयर और पेरेंट्स दोनों की एज 60 एंड अबव है। नेक्स्ट 80DD है जो हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट के लिए है, जिसमें 75,000 और 1,25,000 है। ये डिजेबिलिटी के ऊपर में अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए है। सेक्शन 80DDB जो है वो आपके अगर डिपेंडेंट रिलेटिव्स के ऊपर में कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे लिमिट है 40,000 और 1 लाख। डिटेल में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है इसके बारे में। नेक्स्ट सेक्शन है 80U जो सेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिजेबिलिटी है। कोई टैक्स पेयर अगर खुद डिजेबल है तो उसके लिए ये रिडक्शन है 75,000 और 1,25,000 रुपए यहाँ पे है लिमिट। डिपेंड करता है डिजेबिलिटी सीवियर है या नॉन सीवियर है। नेक्स्ट दो सेक्शन है 80GGB और 80GGC, ये दोनों कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन दे रहे हैं अदर देन कैश फॉर्म में तो आप इस डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। आखिरी सेक्शन है 80RRB। 80RRB है जो पेटेंट के ऊपर में रॉयल्टी इनकम अर्न करते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। ये 3 लाख रुपए या अगर उससे कम की इनकम रिसीव हुई है तो वो आपकी टैक्स फ्री होगी और 3 लाख के ऊपर टैक्सेबल होगी। तो दोस्तों ये था सारा डिटेल्स सेक्शन 80C से लेके 80U तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। आप जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें सारे डिडक्शंस को ध्यान दें, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है और कौन सा आपको डिडक्शन लेना चाहिए, उसके अनुसार आप डिडक्शंस लें और टैक्स आउटगो को कम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिटर है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी आप स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और इनकम टैक्स के अपडेट्स सारे आप तक पहुंच पाए। और आप वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सजेशन है आपका, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ अच्छी बातें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।